नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में और मैं हूं राजश्री आपके साथ। देश की बात में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गर्मजोशी का राज भी आपके साथ साझा करेंगे। इस मुलाकात से देश को क्या हासिल हुआ है ये भी बताएंगे और पीएम मोदी को कितनी कामयाबी मिली है इस यात्रा से ये भी समझाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे चीन से लेकर देश के विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। उधर 10 दिनों से जारी चीनी सैनिकों की घुसपैठ मामले पर चीन का भारत पर जो आरोप है वो भी दिखाएंगे और चीन का दुस्साहस भी आपको दिखाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही तमाम सरगर्मियों पर चर्चा होगी और विपक्ष के प्रत्याशी मीरा कुमार के अलावा हम बात करेंगे जेडीयू की। अगर ऊंची जाति के होते दोनों उम्मीदवार तो नहीं उठता जाति का सवाल, ऐसा कहा आज मीरा कुमार ने। लेकिन जेडीयू के ओठों से निकली है दिल की बात, रह रह कर याद आ रहा है उसे बीजेपी का साथ। ऐसा क्यों हो रहा है जेडीयू के साथ ये हम आपको दिखाएंगे और ये कौन से नए संकेत दे रहा है ये भी समझाएंगे। जीएसटी की बात करेंगे और केंद्र सरकार के संसद में होने वाले कार्यक्रम के बैकआउट पर विचार कर रहा है विपक्ष और इससे कितना फर्क पड़ेगा सरकार के कार्यक्रम पर ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उधर व्यापारी महामंडल 30 जून को करेगा भारत बंद। आखिर क्या शिकायतें हैं व्यापारियों को जीएसटी से ये समझेंगे और आर्थिक सुधारों की कड़ी में सरकार जनवरी में बजट लाने की भी तैयारी कर रही है। इससे कितना फर्क पड़ेगा पूरे सत्र पर ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 100 दिन पर सीएम के आत्मविश्वास पर बात करेंगे और क्या खोया क्या पाया सरकार ने ये जानेंगे। विपक्ष के आरोप भी आपको सुनवाएंगे। तो नेताजी क्यों पहुंचे हैं गायत्री प्रजापति से मिलने जेल में ये भी आपको दिखाएंगे और एक बार फिर से बेटे ने जो किया क्या पिता अब उसे संभालने की कोशिश में है। गौरतलब है कि गायत्री प्रजापति से मुलायम सिंह यादव की नज़दीकियां बेहद थीं और अखिलेश यादव जानबूझकर रामगोपाल यादव के कहने से गायत्री प्रजापति को फंसाने में लगे रहे और बताने में लगे रहे कि वो गलत हैं। हालांकि ये जो पूरी बात थी, पूरा आरोप था, वो साबित भी हुआ और गायत्री प्रजापति अब जेल में है। लेकिन मुलायम सिंह यादव का प्यार उनके लिए कम नहीं हो रहा है। इसकी भी वजह हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी आपको दिखाएंगे कि दिल को दुखाने वाली एक और खबर, दिल्ली के एक क्लब में पूर्वोत्तर की महिला से हुए भेदभाव पर हम चर्चा करेंगे। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जा रहे तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है। किस तरह से और कौन से सुरक्षा के उपाय सरकार कर रही है ये भी आपके सामने होगा। इस साल के आखिर में रेल किराए बढ़ने के कैसे आसार हैं। यूं तो जीएसटी के बाद ही रेल किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन और भी किराया बढ़ सकता है। उधर आधार कार्ड को लेकर दबाव बनाने पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी नसीहत दी है, इस पर एक रिपोर्ट होगी। बात इतिहास की भी होगी और बात बहुत कुछ और भी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुप्रतीक्षित अमेरिकी दौरा खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। ट्रंप ने मोदी को महान नेता और भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया है। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक विकास के इंजन हैं और ट्रंप की मेक इन अमेरिका और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और उनके न्यू इंडिया मिशन से दुनिया की बेहतरी में मदद मिलेगी। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश आम सहमति बनाते हुए नजर आए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का दम भरा। पहली मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच काफी गर्मजोशी दिखी। मोदी दुनिया के पहले नेता हैं जिनके लिए ट्रंप ने व्हाइट हाउस में डिनर का आयोजन किया था। पीएम मोदी ने ट्रंप को सपरिवार भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को देखें तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप के इस गर्मजोशी की वजह क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी ट्रंप की पहली मुलाकात में आतंकवाद को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने संयुक्त संबोधन में कहा कि आतंकवाद का खात्मा
शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। साझा बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों आतंकवाद से प्रभावित हैं और भारत के साथ सुरक्षा साझेदारी बेहद अहम है। संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल अन्य देशों के खिलाफ आतंकी हमले के लिए न होने दे। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations. We will destroy radical Islamic terrorism. अमेरिका ने अफगानिस्तान की स्थिरता में भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की। दोनों देशों ने उत्तर कोरिया के भड़काऊ नीतियों की आलोचना की और उसके परमाणु कार्यक्रम को क्षेत्रीय और दुनिया के लिए खतरा बताया। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के अलावा भारत और अमेरिका के बीच मध्य पूर्व के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने में भी सहयोग करेंगे। एक मजबूत और सफल अमेरिका में ही भारत का हित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है। मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के अमेरिका के ऐलान को भारत के पक्ष में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका ने कश्मीर में हुए हिजबुल के आतंकी हमलों का भी जिक्र किया है। हमें पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि ये स्टेप लिया गया है और हमारी उम्मीद ये अब होगी कि उनके सलाउद्दीन के लिए अब जगह बहुत कम रह जाएगी और उन पर दबाव बढ़ता जाए। पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, ये मानते हैं हम। उसकी प्रेस्टीज लोअर हो गई है, ये भी मानते हैं हम। तो हमारे को कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी जो संस्था है वो कार्यक्रम अपना करती रहेगी। पाकिस्तान कश्मीर वैली में अपना कार्यक्रम करती रहेगी। मोदी की इस अमेरिकी यात्रा से माना जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा व्हाइट हाउस घुमाया। सोशल मीडिया में भारत में टॉप ट्रेंड है। पीएम नरेंद्र मोदी भी ट्विटर पर अपनी मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से मुलाकात के बाद अब तक एक भी ट्वीट नहीं किया है और यही हाल अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पोटस का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थी। पीएम मोदी ने मेलानिया ट्रंप को कश्मीर का हाथ से बना शॉल गिफ्ट किया। उन्होंने ट्रंप की बेटी इवांका को ग्लोबल समिट के लिए भारत आने का न्योता दिया। इस पर इवांका ने मोदी का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने मेलानिया को हिमाचल की कांगड़ा घाटी के कारीगरों का बना सिल्वर ब्रेसलेट भी दिया। इसके अलावा चाय और शहद भी गिफ्ट किया। पीएम मोदी ने ट्रंप को अब्राहम लिंकन के निधन के बाद 1965 में जारी किया गया एक पोस्टल स्टैम्प भी दिया। उन्होंने पंजाब के होशियारपुर की बनी खास लकड़ी की पेटी भी ट्रंप को तोहफे में दी। उधर भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती पर चीन आग बबूला है। उसने उसके विनाशकारी परिणाम की धमकी तक दे दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका भारत को उसके खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है और भारत को वक्त रहते इस बात को समझ लेना चाहिए। दरअसल चीन की निगाह शुरू से ही पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर थी और वो हर पल की जानकारी ले रहा था। मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री देखकर चीन के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। आपसी सहयोग और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका एक साथ दिखे तो चीन में खलबली मच गई। पीएम मोदी के इस दौरे से चीन को खासी परेशानी हुई। चीन की ओर से बयान आया कि अमेरिका भारत को उसके खिलाफ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने कहा कि अमेरिका ने कभी भी सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ठोस पहल नहीं की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में कहा गया कि भारत को सच्चा दोस्त बताने के पीछे अमेरिका की चाल है और वो बीजिंग पर निशाना साधने के लिए नई दिल्ली का इस्तेमाल कर रहा है। अखबार के मुताबिक भारत भले ही इस पर थोड़ा गर्व महसूस करे कि वो अमेरिका का अहम साथी बन गया है, लेकिन ये अमेरिका की ओर से एक जाल है जिसमें भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत अमेरिका की दोस्ती पर सवाल उठाते हुए चीन ने कहा कि बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में भारत को सुरक्षा परिषद में सीट दिलवाने का वादा किया था। उसका क्या हुआ? क्या इस दौरे के बाद ट्रंप भारत को सीट दिलवा पाएंगे? चीन ने कहा कि उसकी बढ़ती ताकत को देखते हुए भारत और अमेरिका इतने करीब आ रहे हैं।
लेकिन भारत चीन का उतना अच्छा दोस्त नहीं है जितने कि ऑस्ट्रेलिया और जापान है। अमेरिका और भारत सिर्फ चीन के कारण एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर मोदी और ट्रंप की मुलाकात में काफी गर्मजोशी देखने को मिली है और जाहिर सी बात है कि इससे चीन चिंतित तो हो ही जाएगा। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोनों नेताओं के बीच नजर आई दोस्ती की एक खास वजह बताई है। खबरों के मुताबिक ट्रंप और मोदी के बीच जो गर्मजोशी दिखाई दे रही थी वो असल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जलाने के लिए थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल पीएम मोदी की जमकर तारीफ की बल्कि भारत को अपना सच्चा दोस्त भी बताया और ये सब कुछ अमेरिका इसलिए कर रहा था ताकि वो वाकई चीन के खिलाफ भारत को खड़ा कर सके और चीन को इस बात का एहसास हो जाए और इसीलिए वो अमेरिका से डरने लगे। बहरहाल ये तमाम अमेरिकी मीडिया ने इस तरह की रिपोर्टिंग की है, लेकिन पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निराशाजनक करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि इस दौरे से भारत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका ने अपनी बातें खुलकर सामने रखी हैं, अपनी शर्तें और अपनी ज़रूरतें दोनों भारत को बता दी हैं और भारत के लिए उसने कुछ खास केवल बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। कांग्रेस ने भारत अमेरिका के साझा बयान को निराशाजनक बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। साझा बयान से लगता है कि दोनों देशों के संबंधों के बीच नजदीकियां कम, दूरियां ज्यादा हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस बैठक से कई अहम मुद्दे नदारद रहे और इस्लामिक आतंकवाद को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की व्याख्या हमारी व्याख्या से बिल्कुल अलग है। जो उनकी परिभाषा है इस्लामिस्ट आतंकवाद की और हमारी परिभाषा है क्रॉस बॉर्डर टेरर की जो पाकिस्तान से प्रायोजित होता है, उन दोनों में बहुत बहुत फर्क है। ये जो बैठक हुई या मुलाकात हुई राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच, उसमें से कुछ भी नहीं निकला है। आतंकवाद के आकाओं और दहशतगर्दी के दरिंदों का आज पूरी दुनिया से सफाया हो, इसके लिए पूरी दुनिया मजबूती के साथ एकजुट होकर के खड़ी हुई है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय लोगों के लिए H-1B वीजा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जो भारत अमेरिका संबंध के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे की सफलता का गुणगान करने में जुट गई है। न कोई सार्थक जमीन पर काम हुआ, न सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ, न रोजगार पैदा हुआ, न किसान के लिए कर्जा माफी का सरकारी आदेश तक आज तक जारी किया गया। दूरबीन लेकर भी देखें तो नहीं पाएंगे कि एक भी ऐसा कार्य हो जो सार्थक हो, क्रियात्मक हो और विकास मुखी हो जो वहां की सरकार ने किया है। आतंकवाद के विषय को लेकर के भारत के दृष्टिकोण से अब वो लोग भी और वो देश और वो राष्ट्र भी सहमत होने लगे जो पहले पूरी तरह से इसको नहीं समझते थे। मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात के बाद जारी साझा बयान में दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए हर संभव प्रयास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और मिलकर काम करने पर सहमति जताई। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि मोदी के इस दौरे से भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर पुर्तगाल और अमेरिका की अपनी यात्रा पूरी करके पीएम मोदी नीदरलैंड पहुंचे। यहां उन्होंने अपने समकक्ष मार्क रूट से मुलाकात की और कई कंपनियों के CEO से भी मिले। मोदी ने CEO को भारत में निवेश का न्योता दिया। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौरे के करीब 13 साल बाद एक बार फिर कोई भारतीय प्रधानमंत्री नीदरलैंड के दौरे पर पहुंचा। अपने विदेश दौरे के अंतिम चरण में पीएम मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरान होटल के बाहर उन्हें देखने के लिए भारतीयों की भारी भीड़ जुट गई। यह वर्ष भारत और नीदरलैंड के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन के 70वीं वर्षगांठ का वर्ष है। द्विपक्षीय संबंधों पर हम और भी अधिक फोकस करके आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने नीदरलैंड में कई कंपनियों के CEO से मुलाकात की। पीएम मोदी ने CEO से भारत के विकास के सफर में साझेदार बनने की अपील की। अपने एक दिन के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समकक्ष पीएम मार्क रूट से मुलाकात की। इसके पहले दोनों नेता 2015 में दिल्ली में मिल चुके हैं।
दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते की 70वीं सालगिरह पर पीएम मोदी का नीदरलैंड दौरा कई मायनों में अहम है। पीएम मोदी ने किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर भारतीय सीमा में घुसपैठ चीनी सैनिकों ने की है, लेकिन आरोप उल्टा भारत पर लगाया है। चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय जवानों ने उनके इलाके में घुसपैठ की है और भारत को अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। चीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उसने सिक्किम से लगती भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच हुए विवाद के बाद गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे और इस पूरे मसले का हल ढूंढने की कोशिश में लगे रहे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत चीन पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो बार बार नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है और जिम्मेदार भारत को ठहराता है। चीन ने सिक्किम नियंत्रण रेखा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। ड्रैगन ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने चीन की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीन भारत से अनुरोध करता है कि जिन जवानों ने सीमा को पार किया है, भारत उन्हें वापस बुलाए। खबरों के मुताबिक चीन ने कहा कि सीमा पर विवाद के कारण उसने कैलाश मानसरोवर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा बंद कर दिया है। चीन सीमा पर यूं तो हमेशा दादागिरी करता है, लेकिन भारत को नसीहत दे रहा है कि सीमा पर शांति के लिए जरूरी है कि भारत इसे गंभीरता से ले और सीमा पार करने वाले जवानों को वापस बुलाए। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा था कि भारतीय सेना ने उसे भारत चीन सीमा के सिक्किम खंड में सड़क बनाने से रोका है। इस डोंगलंग निर्माण क्षेत्र पर चीन अपना अधिकार जताता है। ड्रैगन ने भारतीय जवानों के उनके क्षेत्र में घुसने का आरोप लगाते हुए नई दिल्ली और बीजिंग दोनों जगह कूटनीतिक विरोध भी दर्ज कराया है, जबकि इसके उलट रविवार को चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करके 2 बंकरों को बर्बाद कर दिया। चीनी सैनिक सिक्किम में घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र में ही पैठ बनाए हुए हैं और उन्हें रोकने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने पिछले 10 दिनों में उनकी घेराबंदी कर रखी है। इस जगह पर साल 2008 में भी चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब देश की बड़ी खबरों को लेते हैं और राष्ट्रपति पद की बात करते हैं। क्या बिहार में महागठबंधन बिखरने के कगार पर है? क्या राष्ट्रपति चुनाव जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच टूट का कारण बनने वाला है? ये कुछ सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नेताओं की बयानबाजी इस ओर ही इशारा कर रही है। ताज़ा बयान जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का है, जिन्होंने यूपीए और एनडीए की तुलना की है। त्यागी ने कहा कि एनडीए के साथ जेडीयू का गठबंधन अब के मुकाबले ज़्यादा सहज था। अब सवाल ये है कि क्या इसे आने वाले वक्त में बदलने वाली राजनीति का हिस्सा माना जाए या फिर महज दबाव बनाने की सियासत। गौरतलब है कि इसके पहले आरजेडी ने भी जेडीयू पर कुछ टिप्पणियां की थी। हालांकि उसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस तरह की बयानबाजी से बचने की हिदायत दे दी थी। बिहार के महागठबंधन के टूटने का इशारा मिल गया है। राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू की ओर से रामनाथ कोविंद का समर्थन करने के फैसले के बाद महागठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई है। जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ने की तरफ इशारा कर सियासी माहौल को गरमा दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के साथ उनका गठबंधन काफी सहज था। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर मीरा कुमार का नाम रामनाथ कोविंद से पहले आता तो पार्टी जरूर विचार करती। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमसे कभी मीरा कुमार के नाम पर चर्चा नहीं की। अगर कोविंद जी के नॉमिनेशन से पहले उन्होंने हमसे इस तरह की चर्चा की होती तो हम मीरा कुमार जी के साथ रहते। कांग्रेस पार्टी का आचरण असुविधाजनक है। जेडीयू कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस बयान से नाराज है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को सिद्धांतों से समझौता करने वाला करार दिया था। साथ ही पार्टी सहयोगी आरजेडी के नेताओं की बयानबाजी से भी खफा है। केसी त्यागी ने गुलाम नबी आजाद के बयान का जवाब देते हुए कहा कि जेडीयू यूपीए का सदस्य नहीं है। हम हराने की नहीं करते, हम जिताने की करते हैं और हम कांग्रेस पार्टी सिद्धांत की नीति करते हैं। जो लोग भी सिद्धांत पर चलते हैं, एक सिद्धांत पर वो एक फैसला करते हैं। जो लोग कई सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं वो अलग अलग फैसले लेते हैं। श्री गुलाम नबी आजाद नेता प्रतिपक्ष हैं,
और उन्हें नीतीश कुमार जी के बारे में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और ना हम यूपीए के सदस्य हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित 17 पार्टियों के हम सदस्य हैं। उनके फैसलों के साथ हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन हमारे नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणियां हमें कष्टदायक लगी। केसी त्यागी ने कहा कि हम 5 साल बिहार में गठबंधन चलाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और पार्टी के खिलाफ ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। जेडीयू ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का फैसला किया है, जिसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी के साथ उसके मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं और अब नौबत गठबंधन टूटने तक की आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बात जीएसटी की करते हैं। जीएसटी को लागू करने में मोदी सरकार का साथ दे रहे विपक्षी दल इसकी शुरुआत के मौके पर सरकार से किनारा करने के फिराक में है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने नोटबंदी की तरह जरूरी तैयारी के बगैर जीएसटी लागू करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी का सोचना है कि विपक्ष मोदी सरकार की कामयाबियों को स्वीकार करने से बचने की कोशिश में लगी हुई है। बहरहाल 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के एक दिन पहले देश के व्यापारी संगठनों ने भारत बंद करने का फैसला ले लिया है। उधर विपक्ष भी विरोध स्वरूप 30 जून को संसद में होने वाले कार्यक्रम के बहिष्कार की तैयारी कर रहा है। मनमोहन सरकार की महत्वाकांक्षी टैक्स रिफॉर्म योजना को जीएसटी का मूर्त रूप देने का काम मोदी सरकार कर रही है। ये अलग बात है कि उस वक्त बीजेपी जीएसटी को कारोबारियों और किसानों का विरोधी बता रही थी। बहरहाल 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की मोदी सरकार की जिद विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही। उद्योग कारोबार की संस्था एसोचैम ने सरकार को चेताया कि जीएसटी लागू करने के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने देश भर की मंडियों को बंद रखने और विरोध करने की अपील की है, जिसकी वजह से विपक्ष को भी लगातार विरोध जताने का आधार मिल गया। वो संसद में होने वाले भव्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, ताकि असफलताओं का ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ा जा सके। 28 जून को मीरा कुमार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल करेंगी। सभी विपक्षी दल इस मौके पर एकजुट होंगे। समझा जा रहा है कि उसी दिन इस रणनीति को अंजाम दे दिया जाएगा। अगर विपक्ष ऐसा करता है तो बीजेपी को भी अपने सिर सेहरा बांधने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मोदी सरकार आर्थिक उदारवाद के भारत में प्रवर्तक और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मोदी सरकार अलग नजरिए की आशा रख रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस मौके पर मनमोहन सिंह उनका साथ दे सकते हैं और विपक्ष के विरोध के बावजूद मनमोहन कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हाल ही में विपक्ष के हंगामे के दौरान मनमोहन सिंह ने सत्तारूढ़ दल का साथ देकर सबको चौंका दिया था। उन्हें साथ बैठाकर इस बार पीएम मोदी भी देश को चौंका सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चौंकाने की बारी बस और इस सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि 2018 से देश के वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है। इसके चलते 150 साल से चली आ रही अप्रैल मार्च के वित्त वर्ष की परंपरा में बदलाव हो सकता है। ऐसा होता है तो केंद्र सरकार का अगला बजट इस साल नवंबर में ही पेश हो सकता है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। हो सकता है कि 2018 से वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय कैलेंडर के मुताबिक जनवरी से हो। साथ ही आम बजट फरवरी की जगह नवंबर में पेश किया जा सकता है। अगर मोदी सरकार वित्त वर्ष में ये बड़ा बदलाव करती है तो देश में पिछले 150 सालों से चली आ रही अप्रैल मार्च में वित्त वर्ष की परंपरा बदल जाएगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष को कैलेंडर वर्ष के हिसाब से बदलने पर तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव की वकालत की है। मोदी ने वित्त वर्ष में बदलाव की वकालत करते हुए कहा था कि एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है जो कि विविधता के बीच काम कर सके। उन्होंने कहा था कि समय के खराब प्रबंधन की वजह से कई अच्छी पहल और योजनाएं सही नतीजे देने में सफल नहीं रही है। इससे पहले सरकार बजट को पेश करने की पुरानी परंपरा बदल चुकी है। इस साल बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। ऐसे में वित्त वर्ष को बदलने के जिस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है उसके मुताबिक संसद का बजट सत्र दिसंबर से पहले हो सकता है ताकि बजट को साल के अंत तक पूरा किया जा सके। बजट प्रक्रिया को पूरा होने में 2 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में बजट सत्र नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है।
भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये व्यवस्था सन 1867 में शुरू की गई थी और इससे भारतीय वित्त वर्ष का ब्रिटिश सरकार के वित्त वर्ष से तालमेल बैठाया गया था। इससे पहले भारत में वित्त वर्ष 1 मई को शुरू होकर 30 अप्रैल तक रहता था। और अब बात करते हैं योगी सरकार की। यूपी की योगी सरकार ने अपने 100 दिन के काम काज का हिसाब दिया है, जिसका मकसद था जनता को ये भरोसा दिलाना कि सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। कल ही उप मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि सरकार ने 100 दिन में इतना काम किया है जितना पिछले 5 साल में भी नहीं हुआ। तो आज सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त और समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया है। अपराधों की रोकथाम हुई है। एंटी रोमियो स्क्वाड और भू माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स गठन कामयाब रहा है और कुल मिलाकर सरकार ने हर वो काम कर दिखाया है जिसका वायदा सरकार ने किया था। लेकिन हकीकत क्या है और कितना दम है इन बातों में, देखेंगे अगली रिपोर्ट में। योगी सरकार की शपथ लेने के बाद प्रदेश में दलितों पर बढ़ती अत्याचार की घटनाओं के जवाब में योगी ने सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। सीएम योगी ने कहा कि राज्य प्रगति और खुशहाली की राह पर है। हम सभी जानते हैं कि समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भांति सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के अनुरूप जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करना हमारा लक्ष्य भी है और संकल्प भी। योगी जी ने 100 दिन के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियों का बखान तो किया ही, साथ ही पिछड़ापन के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेवार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि आवास, सड़क, पीने के पानी और शौचालयों का निर्माण उनकी सरकार करवा रही है। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी उनकी सरकार को खासी कामयाबी मिली। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए हमारी सरकार निरंतर सजग है। प्रदेश में कर्ज माफी के ऐलान के बावजूद किसानों का आत्महत्याओं को लेकर के भी योगी चूमते दिखे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नए अनाज खरीद केंद्र बनाए और अनाज की 4 गुना ज्यादा खरीद की। साथ ही गन्ना किसानों को उनके बकाये का भुगतान भी कराया। इसी प्रकार कई पेराई सत्रों का लंबित भुगतान गन्ना किसानों का कराया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक गन्ना किसानों का 22,517 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। योगी जी ने प्रदेश की खनन नीति को दुरुस्त करने, गांव में 18 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई करने के लिए भी अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश 2018 में खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। अनामिका सिंह, लखनऊ, ABN। तो यूपी में योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने 100 दिन 100 फरेब नाम के एक बुकलेट जारी करते हुए कहा कि योगी सरकार की ज्यादातर घोषणाएं खोखली साबित हुई हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को नौसिखिया सरकार बताया। तो बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि योगी राज में आम जनता, दलित, कारोबारी सब त्रस्त हैं। यूपी में 100 दिन के योगी राज पर विपक्षी दलों में खासी नाराजगी है। विपक्ष का कहना है कि सीएम योगी के 100 दिनों में यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बदतर हो गई है और विकास की योजनाएं महज घोषणाएं भर हैं। कांग्रेस ने तो योगी सरकार के 100 दिनों पर बकायदा 100 दिन 100 फरेब नामक एक निंदा पुस्तिका ही छपवा डाली। इस पुस्तिका का लब्बो-लुबाब यही है कि योगी सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम रही है। देखिए, उनकी उपलब्धियां कुछ होती तो बताते। उन्होंने स्वयं कहा कि हम ये करेंगे, लेकिन हमने आज उत्तर प्रदेश के सरकार के 100 दिन पूरे होने पे एक बुकलेट जारी की है, 100 दिन 100 फरेब।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी पर अपना आरोप पत्र पढ़ा। उनके मुताबिक भी सारी सरकारी कामयाबियां खोखली और योजनाएं हवा हवाई है। मायावती की नजर में योगी राज में जनता बेहाल है। इस सरकार में खासकर दलित, शोषित, उपेक्षित, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी आदि ये सभी लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं। समाजवादी पार्टी में योगी के विरोध में भी पार्टी की फूट नजर आ रही है। पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा कि सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए 100 दिन काफी नहीं है। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने भी सरकार को नौसिखिया बताया। अनुभव की कमी सरकार को चलाने में असमर्थ दिखाई दे रही है और अधिकारियों का बोलबाला हो गया है। भ्रष्टाचार खुलेआम थानों पर, तहसीलों में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार एक जीवन का आवश्यक अंग लगता हो गया है। तो मैं तो कहूंगा कि असफल सरकार है और सरकार को अगले 3 महीने इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि योगी सरकार को अपनी काफी ताकत राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और जाति संघर्षों पर काबू करने में लगानी पड़ी। बीजेपी के बूचड़खाने, गौरक्षा, कब्रिस्तान जैसे मुद्दों ने दलितों और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा पैदा कर दी। लेकिन विकास की योजनाओं की घोषणा हर दूसरे दिन सुर्खियां बनकर भी अमल में नहीं आ पा रही है। कर्ज माफी पर अमल के इंतजार में तो किसान अब तक खामोश बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो ये खबर भी आपको दिखा ही दें। यूपी में खाकी की पहचान किस कदर भ्रष्टाचार से हो गई है, इसका मिसाल मेरठ में देखने को मिली है। मां के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 5 साल की मासूम बच्ची IG ऑफिस पहुंची। यहां पर वह अपने गुल्लक के पैसों से IG राम कुमार को रिश्वत देने की पेशकश की। मासूम ने IG से गुहार लगाई थी कि मेरी गुल्लक के सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरी मां के हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दो। दरअसल मेरठ में कुछ ही दिन पहले गंगानगर में रहने वाली एक विवाहिता सीमा कौशिक ने पुलिस और ससुरालियों के प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने महिला के पति समेत 5 ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले में केवल पति को ही जेल भेजा है। बाकी की तलाश में लगातार दबिश जारी है। मृतका के परिजनों ने 2 आरोपियों को पकड़वा भी दिया, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि रिश्वत लेकर हत्या आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। पुलिस के इसी रवैये से त्रस्त होकर मदद के लिए सीमा कौशिक की बेटी IG रेंज मेरठ को अपने गुल्लक के पैसों से रिश्वत देने पहुंची। वहीं शायद अब मासूम की गुहार से पुलिस अधिकारियों का दिल पसीज गया है और अधिकारियों ने आनन फानन में मामले का फॉलोअप लेना शुरू कर दिया है। हस्बैंड इसमें जेल चला गया। इसमें बात यह है कि पिछले 5 साल से हस्बैंड एंड वाइफ अलग रह रहे हैं। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मुकदमा लिखकर हस्बैंड को जेल भेज दिया है। बाकी जो आरोपियों के खिलाफ एविडेंस कलेक्शन चल रहा है। उधर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ जेल में गायत्री प्रसाद प्रजापति से मुलाकात की। गैंगरेप के आरोप में बंद प्रजापति अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और मुलायम के करीबी भी रहे हैं। प्रजापति से मिलने के बाद मुलायम ने आरोप लगाया कि पुलिस बदले की भावना से काम कर रही है और जेल में गायत्री प्रजापति को तंग किया जा रहा है। इससे पहले ईद के मौके पर भी मुलायम गायत्री प्रजापति से मिलने के लिए गए थे, लेकिन खबरों के मुताबिक ईद के दिन जेल में छुट्टी होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। और इसी से आप समझ सकते हैं कि गायत्री प्रजापति को मुलायम सिंह यादव कितना ज्यादा प्यार करते हैं। गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति से मिलने समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव जेल पहुंचे। 7 मार्च को पुलिस ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया था और तब से वो लखनऊ की जिला जेल में बंद हैं। गायत्री प्रजापति से 40 मिनट तक बातचीत के बाद बाहर आकर मुलायम ने ज्यादती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस गायत्री प्रजापति के साथ गलत व्यवहार कर रही है। जो आज बदले की भावना से दबाने की साजिश कर रही है, अत्याचार कर रही है, इस संबंध में हम मुख्यमंत्री से पहले मिलने के बता देंगे और प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। कहीं ये होगा हमें देख के लड़कियों को जेल में डालेंगे नारे देने पर, और ये प्रजापति को इतना निर्दोष ऐसे आतंकवादी का व्यवहार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी के काफिले को काला झंडा दिखाने के बाद गिरफ्तार हुए समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं पर भी मुलायम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में काले झंडे दिखाना या विरोध करना कोई गलत बात नहीं। वो नारेबाजी झंडा दिखाने का पूर्ण अधिकार है विपक्ष लोगों, हिंसा करने का अधिकार नहीं। तो कोई झंडे दिखा दिए, झंडे तो आप यहाँ दिखा दें, हम जिसको चाहें प्रधानमंत्री को दिखाइए, प्रधानमंत्री को दिखाए, हमें झंडे राज्यपाल को भी दिखाए, एक बार राष्ट्रपति को दिखाए कि लोकतंत्र को भी नहीं समझेंगे। लोकतंत्र में अधिकार है नारे लगाने का, झंडा दिखाने का, सब है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, उसकी कोशिश विरोधियों को दबाने की है। गायत्री पर लगाए गए इल्जाम गलत हैं, लेकिन उसके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है। गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और मुलायम सिंह के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं नेशनल टॉप 5 में। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद बुधवार को श्रीनगर जाएंगे। वो चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे। अपने दौरे के दौरान वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के विधायकों और एमएलसी से मिलेंगे। रामनाथ कोविंद के साथ वेंकैया नायडू और पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जा रहे हैं। यूपी की योगी सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा होते ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अफसरों के तबादले शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को पहले सरकार ने 50 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए। इसके कुछ ही समय बाद 28 एसडीएम के तबादले की भी लिस्ट जारी कर दी गई। देश के 39 आईएएस अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच चल रही है। इन 39 आईएएस अफसरों में से 29 आईएएस अफसर तो केंद्रीय सचिवालय सेवा में तैनात हैं। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक प्रक्रिया की कार्यवाही चल रही है। खबर है कि आईएएस अफसरों के मामले देखने वाली नोडल एजेंसी केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ही इस जांच प्रक्रिया को देख रही है। वहीं कुल 68 अफसरों के खिलाफ पूछताछ भी चल रही है। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का दौर थम नहीं रहा है। सोमवार और मंगलवार के बीच 5 किसानों ने कर्ज, सूदखोरों और अन्य समस्याओं से परेशान होकर जान दे दी है। इस तरह राज्य में 16 दिनों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 27 हो गई है। यूरोपियन यूनियन के आयोग ने गूगल पर करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग का कहना है कि गूगल ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके सर्च नतीजों में अपनी खरीदारी सेवा का ज्यादा प्रचार किया। गूगल को ये चेतावनी भी दी गई है कि अपनी प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियां 90 दिनों में न बंद करने पर उसके खिलाफ और जुर्माना लगाया जा सकता है। उनतीस जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। खबर है कि इस बार यात्रा को आतंकवादी निशाना बनाने की फिराक में हैं। आतंकियों का मकसद अमरनाथ यात्रियों को नुकसान पहुंचाकर देश भर में सांप्रदायिक दंगे कराने की है। आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बलों के जवान भी हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पवित्र यात्रा के दौरान आतंकवादी यात्रियों के जत्थे पर हमला कर सकते हैं। इनका मकसद बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रियों को मारना है। आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान भी हैं। अमरनाथ यात्रा पर कोई असर ना पड़े और आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके, इसके लिए सुरक्षा बलों ने खास रणनीति तैयार की है। इंडिया सिक्योरिटी गैजेटरी का सबसे बड़ा एक पार्टनर है, तो हमारे पास जो जो गैजेटरी आती है वो सारी ही अप्लाई हो जाती है और उस एप्लीकेशन में जहां जहां जिस चीज की जरूरत रहती है वो सब कुछ डिप्लॉयड है, खाए नेशनल हाईवे हो या कैंप्स। शांतिपूर्ण अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत दक्षिण कश्मीर के हिमालय में पहलगाम और बालटाल के रास्तों पर 24 बचाव दल और 35 डॉग स्क्वाड की तैनाती की जाएगी। यात्रा के दौरान सशस्त्र पुलिस के 8 पर्वतीय बचाव दल यात्रा मार्ग के कठिन हिस्सों में महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। इसके अलावा कुल 12 हिमस्खलन बचाव दल, एसडीआरएफ की 11 टीमें, सीआरपीएफ का एक दल दोनों मार्गों पर तैनात रहेगा। स्थानीय लोगों ने भी अमरनाथ यात्रियों से बिना डरे यात्रा करने की अपील की है। मेहमान नवाजी का जो कश्मीर प्रतीक रहा है,
हर समय की तरह, हर साल की तरह कश्मीर इसी परंपरा का जो एक परंपरा चलती आ रही है, इसी परंपरा को आगे चलाते हुए यात्रियों का वेलकम किया जाएगा। 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा की 40 दिन की यात्रा के दौरान कुल 24 बचाव दलों को तैनात किया जाएगा। ये दल ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी बचाव उपकरणों से लैस रहेंगे। 40 दिन की यात्रा का समापन 7 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर दिल्ली में एक बार फिर एक नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली महिला के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। मेघालय की रहने वाली तैलिन लिंगदोह को उनके पारंपरिक पहनावे जैनसम की वजह से दिल्ली गोल्फ क्लब से बाहर निकाल दिया गया। मेघालय के रहने वाली तैलिन लिंगदोह दिल्ली गोल्फ क्लब में डिनर करने पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी पारंपरिक ड्रेस जैनसम पहनी हुई थी, लेकिन डिनर करने के दौरान एक शख्स वहां आया और उनसे डाइनिंग हॉल से बाहर निकलने को कहा। खबरों के मुताबिक शख्स ने कहा कि ये जगह नौकरानियों के लिए नहीं है। तैलिन लिंगदोह असम सरकार में हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर निवेदिता के बेटे की देखभाल करती हैं। लिंगदोह भी उन 8 मेहमानों में शामिल थी जिन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। मामले के तूल पकड़ने के बाद हालांकि दिल्ली गोल्फ क्लब की तरफ से माफ़ी मांग ली गई है, लेकिन इस तरह के ऊल जलूल नियम से जाहिर सी बात है कि आम लोगों में काफ़ी गुस्सा है। उधर जल्द ही रेलवे आपको झटका दे सकता है, इसके लिए रेल मंत्रालय ने तैयारी भी कर ली है। पीएम मोदी के ऑफिस से मंजूरी भी मिल चुकी है। रेलवे यात्री किरायों में इस साल के अंत तक इजाफा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अप्रैल के अंत में बुनियादी ढांचा मंत्रालय की एक बैठक के बाद इस कदम पर काम करने के लिए संकेत दे दिए थे। बैठक में रेलवे की स्थिति की समीक्षा भी की गई थी। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक यात्री किराए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी सुविधा में लाभ के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर अंतिम रोक लगाने की मांग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सरकारी योजनाओं का फायदा पाने के लिए 30 जून से आधार अनिवार्य होगा। आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस AM खानविलकर और नवीन सिन्हा की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की मात्र इस बात की आशंका पर कि आधार के बिना उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, अदालत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 22 जून को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे 30 सितंबर तक आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और दूसरे पहचान पत्रों के जरिए योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास आधार है उन्हें 30 जून तक देना होगा। केंद्र ने कहा कि ऐसे में ये कहना ठीक नहीं है कि आधार न देने पर किसी को योजनाओं से वंचित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने ये छूट 30 सितंबर तक बढ़ाई है, तो इस मामले में कोई जल्दी नहीं है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि ये छूट सिर्फ उनके लिए है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जबकि ये छूट सभी के लिए होनी चाहिए क्योंकि आधार अनिवार्य न होकर स्वैच्छिक है। ऐसे में बच्चों और अन्य को योजनाओं का लाभ लेने से रोका जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर 30 जून के बाद आधार कार्ड के न होने पर किसी को योजनाओं का लाभ लेने से रोका जाता है तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस याचिका का जमकर विरोध किया था। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि पहले ही मामले की सुनवाई संविधान पीठ कर रही है, इसलिए 2 जजों की बेंच को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि 125 करोड़ में से 110 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट की पूर्व कमिश्नर शांता सिन्हा की याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार मिड डे मील, बंधुआ मजदूरों के लिए पुनर्वास और राइट टू एजुकेशन और स्कॉलरशिप आदि कल्याणकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है, इसलिए इन नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगनी चाहिए। सरकार की ओर से लिए गए ताजा निर्णय के मुताबिक अब आधार नंबर नया बैंक खाता खुलवाने के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए भी अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। सरकार ने इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। वहीं पुराने बैंक खाता धारकों को भी अपना आधार 31 दिसंबर से पहले जमा कराना होगा।
ऐसा नहीं करने पर खाते वैध नहीं रहेंगे। अब कोर्ट इस मसले पर 7 जुलाई को सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर में डेंगू, चिकनगुनिया और कई और बीमारियों के फैलने की आशंका के मद्देनजर तीनों नगर निगमों को फटकार लगाई है। एक बार फिर से हाईकोर्ट ने तीनों में काम करने की इच्छा शक्ति में कमी की टिप्पणी की और कहा कि सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी को व्यवस्थित बनाया जाए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शहर की सड़कों से नियमित तौर पर कूड़ा हटे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति C हरिशंकर की पीठ ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने और जिन इलाकों में सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी है वहां उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को काम देने के तरीके और इलाके में उनकी मौजूदगी में कमी है। ऐसी प्रक्रिया बनाने की कोशिश करें जिससे इलाके में मौजूद सफाई कर्मचारी उस क्षेत्र की तस्वीर भेज सके जिसकी उन्होंने सफाई की है। कोर्ट ने कहा कि आपके काम करने की इच्छा शक्ति में कमी के कारण दिल्ली के लोगों को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का शिकार बनने नहीं दिया जा सकता। नगर निगम ने राजधानी की सड़कों पर गंदगी के लिए अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। नगर निगम ने हाईकोर्ट को बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, इसी वजह से कभी कभी जहां तहां गंदगी फैली रहती है। मामले की सुनवाई कल यानी 28 जून को भी जारी रहेगी। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले दिए अपने आदेश को दोहराते हुए इसे और विस्तार दिया है। साथ ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर बालिग जोड़े एक साथ रह रहे हैं तो उन्हें इसका पूरा हक है, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। पुलिस उन्हें अलग करने के लिए किसी कानून का हवाला देकर गिरफ्तार नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने बरेली के एक मामले में आदेश दिया है। बरेली पुलिस ने लिव इन रिलेशन में रह रहे एक जोड़े को पकड़ा था। दोनों अपनी मर्जी से एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन परिजन और दारोगा ने उन्हें अलग कर दिया, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दी गई थी। कोर्ट ने पहले पुलिस की कार्रवाई पर फटकार लगाई और एसएसपी बरेली से इस पूरे घटनाक्रम पर हलफनामा मांगा। साथ ही कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि लड़की को किस कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमूमन ईरान के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमैनी का हालिया बयान इसमें तल्खी भर सकता है। खमैनी ने भारत को अत्याचारी तानाशाह कहते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो कश्मीरी जनता का साथ दें। एक ट्वीट के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमैनी ने कहा है कि मुस्लिम देशों को बहरीन, कश्मीर, यमन जैसे देशों और वहां रहने वाले लोगों का खुलकर समर्थन करना चाहिए और उन शोषकों और तानाशाहों को अलग थलग कर देना चाहिए जिन्होंने रमजान के दौरान लोगों पर हमले किए। इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। ईरान का भारत के प्रति रवैया मिला जुला रहा है। कई मामलों में ईरान तटस्थता दिखाता है तो कई मामलों में उसकी प्रतिक्रिया भारत के खिलाफ चल जाती है। इसके अलावा भारत और सऊदी के बीच बढ़ती नजदीकियों से भी ईरान परेशान है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में दिल्ली और तेहरान के बीच स्थितियां पूरी तरह ठीक नहीं हैं। दोनों में एक गैस फील्ड को लेकर विवाद है। वहीं ईरान में चल रही भारत की कुछ बड़ी परियोजनाओं पर काम धीमा हो गया है। इन सब के बीच भारत और इजराइल के आपसी संबंधों में नजदीकी भी ईरान को चुभ रही है। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। सत्ताईस जून 1693 में महिलाओं की पहली पत्रिका लेडीज मरकरी का लंदन में प्रकाशन हुआ था और 27 जून 1839 में आज ही के दिन सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराज रणजीत सिंह का निधन हुआ था। और आज ही के दिन 1838 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। 1939 में 300 से ज्यादा फिल्मों में संगीत देने वाले प्रसिद्ध संगीतकार R.D. बर्मन का जन्म हुआ था। 1964 में उड़न परी के नाम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली धाविका PT उषा का जन्म हुआ था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज R.D. बर्मन उर्फ पंचम दा का जन्मदिन है। पंचम दा यानी भारतीय सिनेमा के मशहूर और मौलिक संगीतकार। 3 दशक से लगभग 332 फिल्मों में संगीत देने वाले पंचम दा को मौलिक होने की वजह से निजी तौर पर काफी तकलीफ भी उठानी पड़ी। मशहूर संगीतकार S.D. बर्मन के बेटे पंचम की प्रतिभा पालने में ही दिखनी थी। कहा जाता है कि पंचम सुर में रोने की वजह से उन्हें नाम पंचम मिला।
तो 9 बरस की उम्र में पंचम दा ने पहले गीत की सुर रचना की थी, जिसका उपयोग उनके पिता एस.डी. बर्मन ने 1966 में बनी एक फिल्म फंटूश में किया था। सर जो तेरा चकराए की संगीत रचना भी आर.डी. ने ही बचपन में की थी। इसे भी एस.डी. बर्मन ने 1957 में गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। आर.डी. बर्मन ने अली अकबर खान से सरोद तो समता प्रसाद से तबले का प्रशिक्षण लिया। वहीं पिता के असिस्टेंट के तौर पर हारमोनिया बजाते रहे। म्यूजिक असिस्टेंट के तौर पर पंचम दा ने चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदनी, जिद्दी, गाइड और 3 देवियां में यादगार संगीत दिया। उधर 1959 में स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशक के रूप में भी एक फिल्म उन्होंने की, लेकिन वो रिलीज नहीं हुई। फिर कॉमेडियन महमूद ने उन्हें अपनी फिल्म छोटे नवाब में मौका दिया, लेकिन कामयाबी तीसरी मंजिल से मिली और उसके बाद कभी भी पंचम दा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यदि आपको कुछ मौलिक, कुछ ओरिजिनल और कुछ अलग सुनना हो तो इस संगीत को सुनने के लिए आपको आर.डी. बर्मन की संगीत से सजे हुए गीत ही सुनने चाहिए। तो आर.डी. बर्मन की कुछ खूबसूरत यादों के साथ देश की बात में हम आपको छोड़ जाते हैं, उनके संगीत के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। देश की बात में आज बस इतना ही। एपीएन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।